अभी वर्तमान समय में जो वर्तमान सरकार के पदाधिकारी हैं, हम बिहारियों के साथ गुलाम भारतीय वाला व्यवहार करते हैं। जैसे आजकल शिक्षक राजनीति के क्षेत्र में आ रही ट्रेंड चल गया है और पार्टी भी समाज का हित चाहती है, शिक्षक भी समाज का हित चाहते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि शिक्षक को राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब हम वर्तमान सत्ता के खास करके नीतीश सरकार के पदाधिकारियों के आतंक को देखें तो उसमें हमको ऐसा लगा कि इस सिस्टम के अंदर जाकर ही इसके अहंकार को ख़त्म किया जा सकता है, इसको जवाब दिया जा सकता है। लेकिन ये अभी की घटना नहीं है, पहले भी जब प्रधानमंत्री जी 2014 में गद्दी पर बैठे तो 2014 से 2018 4 साल में जितना भी एसएससी सीजीएल में नियुक्ति हुआ उसमें बड़े लेवल पर धांधली हुई। वो जैसे अभी आप देखते होंगे कि हम जिस दल से जुड़े हुए हैं उनको बदनाम किया जाता है नौकरी के नाम पर। अगर उनके रीजन में 1% करप्शन हुआ होगा तो उसको 100% प्रचारित किया गया। इसमें 90 से 95% करप्शन हुआ है। अगर 1 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से आया तो 90 से 95 लाख रुपया भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हम लोग जब 2025 में सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे तो जो लोग समाज का पैसा हजम किए हैं वो पैसा उससे वापस लेंगे, उसको जेल के अंदर करेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे जहां शिक्षा की बात होगी, चिकित्सा की बात होगी, कानून व्यवस्था सुंदर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ अलर्ट। आपके साथ मैं हूं राजदीप सिंह। हम जब भी बिहार राजनीति की बात करते हैं तो एक तंज हमेशा सुनने को मिलता है कि बिहार में जाति आधारित राजनीति होती है। यहाँ पे हर एक वर्गों की अपनी राजनीतिक पार्टी है, जैसे आरजेडी की यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं आज जो हैं तो सवर्ण समाज से, लेकिन आरजेडी से अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक के रूप में उम्मीदवार रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर के जाने माने शिक्षक और चौहान कोचिंग सेंटर के संस्थापक संजय सोभान सर। मैंने इंटरव्यू में बोला कि एक मिसकंसेप्शंस फैलाई गई है कि यहाँ पे हालांकि ये चीज़ें सही भी है कि यहाँ पे जातिवाद की राजनीति होती है, लेकिन आरजेडी सिर्फ मुसलमानों और यादवों की पार्टी है। तो और आप सवर्ण समाज से भी आते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आप तो सवर्ण समाज से हैं, आरजेडी से आप सीट क्यों ले रहे हैं? एक विशेष मीडिया घराने के द्वारा इसको प्रचारित किया गया कि आरजेडी जो है वो मुस्लिमों और यादवों की पार्टी है, ये A to Z की पार्टी है, ये सामाजिक न्याय की बात करती है। इस पार्टी का मूल थीम है कि समाज में सभी लोग अमन चैन शांति से रहे, समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो, गरीब दबे कुचले शोषित पीड़ित उनकी मूलतः ये आवाज़ है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। आपकी शुरुआत एज ए शिक्षक हुई, शिक्षक के तौर पे हुई और अभी आप राजनेता बनने जा रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं। आजकल शिक्षक राजनीति के क्षेत्र में आ रही ट्रेंड चल गया है। बहुत लोगों का बोलना है कि शिक्षक को राजनीति में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनके स्वतंत्र विचार होते हैं, स्वच्छ विचार होने चाहिए, स्वतंत्र विचार होने चाहिए। लेकिन जब आप राजनेता या फिर किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो आपको पार्टी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। शिक्षक भी समाज के लिए होता है और राजनीति भी समाज के लिए है और पार्टी भी समाज का हित चाहती है, शिक्षक भी समाज का हित चाहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक को राजनीति में नहीं आना चाहिए। और अभी वर्तमान परिदृश्य में जब सत्ता का अहंकार अपने चरम पर है, सत्ता निरंकुश हो गया है, तो इस परिस्थिति में शिक्षकों की और जिम्मेवारी है कि वो मुखर होके इस सत्ता के अहंकार को जवाब दें। तो क्या राजनीति में आना ज़रूरी है शिक्षकों की? क्योंकि शिक्षक के क्षेत्र में होते हुए भी क्या विद्यार्थियों के हित की बात नहीं कर जा सकती है? नहीं, एक शिक्षक विद्यार्थी के हित और समाज के हित की बात कर सकता है और हम इस काम को पिछले 25-30 वर्षों तक बखूबी किए। लेकिन जब हम वर्तमान सत्ता के खास करके नीतीश सरकार के पदाधिकारियों के आतंक को देखें तो उसमें हमको ऐसा लगा कि इस सिस्टम के अंदर जाकर ही इसके अहंकार को ख़त्म किया जा सकता है, इसको जवाब दिया जा सकता है।
अभी वर्तमान समय में जो वर्तमान सरकार के पदाधिकारी हैं, हम बिहारियों के साथ गुलाम भारतीय वाला व्यवहार करते हैं। जैसे अंग्रेज़ों का व्यवहार था हमारे प्रति, वही वर्तमान सरकार के पदाधिकारियों का मेरे प्रति व्यवहार है। तो मुख्य यहीं से हम मोटिवेट हुए कि नहीं, जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तब तक हम इन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम में आना जरूरी है। बिल्कुल, अगर जब तक आप सिस्टम में नहीं जाएंगे तब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं। अभी हम छात्र हित की बात कर रहे थे। आजकल जो छात्रों की स्थिति है देश में, वो आप जान ही रहे हैं। लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही है। अभी बिहार में बीपीएससी पेपर में एग्ज़ाम लीक हुई, T3 में समस्याएं हुई, और अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम में गड़बड़ियां हुई है। एज ए शिक्षक आप इसको कैसे देखते हैं और क्या सुधारना चाहिए सरकार को? देखिए, अभी क्या है कि सत्ता और सिस्टम निरंकुश हो गया है। अभी जैसे आप एसएससी सीजीएल की बात कर रहे थे, वो अभी आप देखे होंगे कि दिल्ली में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षकों को जंतर मंतर पर हो रहा है। शिक्षकों के साथ मारपीट किया गया, उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनको बस में ठूंस के बहुत दूर ले जाया गया, उनको पानी नहीं दिया गया, उनके साथ मतलब वैसा अत्याचार किया गया जैसे कभी अंग्रेज़ के पदाधिकारी भारतीयों के साथ करते थे। लेकिन ये अभी की घटना नहीं है, पहले भी जब प्रधानमंत्री जी 2014 में गद्दी पर बैठे तो 2014 से 2018 4 साल में जितना भी एसएससी सीजीएल में नियुक्ति हुआ उसमें बड़े लेवल पर धांधली हुई। और उसमें हमारे लेवल से भी, हम भागलपुर में कोचिंग सेंटर चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। हम लोगों ने भागलपुर जिलाधिकारी के कार्यालय में एक कार्यक्रम किया, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें हम गए। तो आप ऐसे समझिए कि हमको सिस्टम कानून का हंटर दिखा के मेरे ऊपर भी मुकदमा कर दिया था उस वक्त। लेकिन हम लोग गलत नीतियों का विरोध करते हैं। हम भी तत्कालीन एसडीएम सुहर्ष भगत थे, उनके खिलाफ हम मुकदमा किए और हम पूरी शक्ति से लड़े। स्थिति यही है कि अभी हमारे बोलने के शक्ति को नष्ट कर दिया गया। एसएससी में, रेलवे में गरीब गुरबे के बच्चे जाते हैं। पिछले 15 साल में बिहार सरकार 20 साल में एक भी इम्तिहान फेयर नहीं करा पाया है, सब इम्तिहान में धांधली है। लेकिन बिहार सरकार बोल रहे हैं कि जब से वो सत्ता में आए हैं, यानी 2005 से 20 तक, उन्होंने 8 लाख सरकारी नौकरी दी है। वो सब, कोई भी जो नौकरी उन्होंने दी है तो वो फेयर नहीं हुआ। कोई भी एग्जाम्स, सब एग्जाम्स में धांधली है। वो जैसे अभी आप देखते होंगे कि हम जिस दल से जुड़े हुए हैं उनको बदनाम किया जाता है नौकरी के नाम पर। अगर उनके रीजन में 1% करप्शन हुआ होगा तो उसको 100% प्रचारित किया गया। इस पे भी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, उन्होंने बोला है कि हमारे पास तो पूरा एविडेंस है, पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे पास इतने शिक्षकों की बहाली हुई है, इतना रोजगार हमने दिया है। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता में थी, क्या उनके पास ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष या प्रमाण है जिसे वो साबित कर पाए कि हमने सरकारी नौकरी दी है? देखिए, जैसे कि उप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे, वो जिस पीरियड में नौकरी दिया गया वो तेजस्वी यादव के रीजन में नौकरी दिया गया। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब नौकरी दी गई। सम्राट चौधरी जब गद्दी पर बैठे तो कुछ नहीं हुआ है। उनका भी यही बयान है कि जब क्या बोलते तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो वो बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी, कि ये बार बार ये बोलना कि जब मैं उप मुख्यमंत्री था तब नौकरी दी गई थी, लेकिन सत्ता में तो नीतीश कुमार थे, तो उनका कैसे बनता है? नहीं, इस पे तेजस्वी यादव को या हमारे दल को क्रेडिट इसलिए जाता है कि मेरे पास 80 एमएलए था और उनके पास 40 एमएलए था। अब आप बताइए हमको कि 80 एमएलए के पार्टी को क्रेडिट मिलना चाहिए कि 40 एमएलए के पार्टी को क्रेडिट मिलना चाहिए? लेकिन सत्ता में तो सरकार बैठी थी नीतीश कुमार। नहीं, ठीक है, तो वो उसको हम लोगों ने मजबूर किया नौकरी देने के लिए। अभी क्यों नहीं वो नौकरी दे रहे हैं? उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू कर दिया, हमारे बिहार के बच्चों का हक मारी कर दिया। हम लोगों ने दबाव बनाया तो हमारे दबाव में उन्हें डोमिसाइल 2023 में महागठबंधन की सरकार थी। ठीक है, आप तो अभी कह रहे हैं कि वो जो है सो मतलब मुख्यमंत्री बैठे थे वो निर्णय लेते हैं, तो उस वक्त उन्होंने निर्णय लिया, हम लोग नहीं चाहते थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपना निर्णय थोपने की कोशिश करी। बोला जा रहा है कि तेजस्वी यादव का प्रस्ताव था कि सिर्फ बिहार वासियों को नौकरी दी जाए, इसीलिए डोमिसाइल नीति को बंद कर दी जाए यहाँ पे 2023 में जब महागठबंधन की सरकार थी। नहीं, उस वक्त एक्चुअली ऐसा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का शौक था, तो उसी प्रधानमंत्री बनने के लालच में उन्होंने ये कारनामा किया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। अच्छा। और हम लोगों ने दबाव देके उसको समाप्त करवाया।
वो लागू करवाया डोमिसाइल नीति। तो अभी तो बिहार सरकार डोमिसाइल नीति 4 अगस्त को लागू कर दी है। हाँ, तो वो हमारा दबाव है, हम लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। मतलब सरकार को हम लोगों ने मजबूर किया कि आप डोमिसाइल नीति को लागू करिए। तो इतने सालों से दबाव क्यों नहीं बन रहा था? नहीं, दबाव हम लोग बना रहे थे, हम लोग तो दबाव बना ही रहे हैं। अभी आप देखिए, बिजली 125 यूनिट फ्री हुआ। एक्चुअली ये नकलची सरकार है। हम लोगों ने कहा 200 यूनिट फ्री करो, 125 यूनिट फ्री किया। हम लोगों ने कहा कि पेंशन जो है उसको 2000 करो, इन्होंने 1100 किया। तो हम लोग जो रोड मैप बना रहे हैं, जिस रास्ते पर हम लोग ले जाना चाहते हैं, तो उसका ये नकल करता है, लेकिन पूरा नकल नहीं कर पाता है, कुछ प्रतिशत नकल ये करते हैं। तो बोल रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं अभी लाई गई है वो विपक्ष के प्रेशर से लाई गई है और आप लोगों ने रोड मैप बनाया उसका। नहीं, अभी जैसे खास करके आप अमरपुर विधानसभा में ले लीजिए, हम लोग अभी अमरपुर विधानसभा के गांव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ आप देखिए, जितना भी रोड है, पुलिया है, सड़क है, बांध है, नाला है, इसमें 90 से 95% करप्शन हुआ है। अगर 1 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से आया तो 90 से 95 लाख रुपया भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। तो अभी जितना भी सरकार का योजना है वो विकास नहीं है, वो विनाश का योजना है। ठेकेदार, दलाल, चापलूस, ये लोग मिलके पब्लिक के पैसे को हजम कर रहे हैं। हम लोग जब 2025 में सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे तो जो लोग समाज का पैसा हजम किए हैं वो पैसा उससे वापस लेंगे, उसको जेल के अंदर करेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, जहां शिक्षा की बात होगी, चिकित्सा की बात होगी, कानून व्यवस्था सुंदर करेंगे और समाज में हर लोग, अगड़े पिछड़े, हिंदू मुसलमान, सब लोग एकजुट होकर मिलके हम लोग रहेंगे। आप अमरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे। यहाँ पे जेडीयू से क्या नाम है उनका, जयंत राज कुशवाहा, जो कि अभी भवन निर्माण मंत्री भी हैं, वो हैं। क्या लगता है कितना मुश्किल होगा उनसे सत्ता वापस करना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है उनसे सत्ता वापस करना। 54,308 वोट से वो जीते हैं। नहीं, वो लगभग 3200-3300 वोट से जीते हैं। 54,000 कुछ कुल वोट वो लाए थे। तो वो इस बार कहीं नहीं टिकेंगे। वो उनको इस बार मुँह की खानी पड़ेगी। आम लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। करप्शन और पदाधिकारियों के आतंक से जनमानस कराह रहा है और लोग बदलाव चाह रहे हैं। और जो वो 17 महीने का स्वर्णिम काल लोगों ने तेजस्वी यादव का देखा, तो अब जनमानस की इच्छा है कि हम लोग एक बार एक युवा चेहरा को अवसर दें। अब इस खटहरा गाड़ी को हम लोग साइड करें और एक सुंदर बिहार का निर्माण करेंगे, जहां दवाई, सिंचाई, कार्रवाई की बात होगी। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन का काम जारी कर दिया है, जिसे लेके आपके पार्टी में तमाम बार धरना प्रदर्शन किया गया। एक दिन तो भारत बंद कर दिया गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पटना आए थे और आप भी, मैंने देखा कि आप भी उसमें शामिल थे। हम भी उस प्रोसेशन में पटना ही में थे। तो एक्चुअली क्या है कि अभी देखिए, बिहार में जो मेरा आधा उत्तर पूर्व बिहार है वो बाढ़ के चपेट में है। स्थिति बहुत भयावह है और अभी इस तरीके का स्कीम लाना ये उचित नहीं था। जब इसी वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी वोटर लिस्ट पर विधानसभा का चुनाव होता। सरकार चाहती है, हमारा जो दल है वो गरीब, गुरबे, पिछड़े, दलित, शोषित समाज का हमको समर्थन है। तो ये चाहती है एन प्रकार उस वोटर को रोका जाए, उसको परेशान किया जाए। हम लोग अभी कोर्ट भी गए हैं और 12 तारीख को सुनवाई भी है। बहुत सारा ऐसा साक्ष्य मिला है कि जो आदमी जीवित हैं उनको मृत घोषित करके हटा दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के इशारे पर ये काम कर रही है, जो कि उचित कहीं से भी नहीं है। इस तरह के संवैधानिक संस्था को पारदर्शी होना चाहिए, किसी के पक्ष में, किसी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। तो ये गलत है डिसीजन, हम लोग इसका विरोध करते हैं। अंतिम सवाल है, अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग संजय चौहान को क्यों चुने? अमरपुर विधानसभा के लोग संजय चौहान को इसलिए चुने कि जब हम अमरपुर विधानसभा के जनता जनार्दन हमको चुन के सदन भेजने का काम करेंगे, तो हम इनके आवाज़ को विधानसभा में मुखरता से उठाएंगे। यहाँ के पदाधिकारी जो आम लोगों के साथ गुलाम भारतीयों वाला व्यवहार करते हैं, किसी भी ऑफिस में जाइए तो उसको नीचा दिखाना, बार बार दौड़ाना, घूस लेना,
कोई भी काम सही तरीके से नहीं करना, किसी भी काम को उलझा के रखना। तो हम एक ऐसा वातावरण यहाँ क्रिएट करेंगे कि जब मेरे विधानसभा के कोई भी लोग जिले के कार्यालय में या ब्लॉक के कार्यालय में जाएंगे तो पदाधिकारियों को उनके साथ आदरपूर्वक बात करना होगा, पदाधिकारियों को अनुरोध पूर्वक कहना होगा कि बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, और उनको एक सेवक की भूमिका में हमारे जनता जनार्दन के समस्याओं का निदान करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप सुन रहे थे संजय चौहान सर को। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहिए इंडिया न्यूज़ अलर्ट। कैमरे के पीछे राज ऋतु है, मेरा नाम राजदीप सिंह है।